हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा मार्केट के बारे में कि कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मंडे की, और किस तरीके से मार्केट ने प्ले आउट किया फ्राइडे को। ये आपको पता है कि सडन फॉल आया था सेकंड हाफ में, और उस फॉल के बाद बैंक्स में काफ़ी वीकनेस थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण पूरे मार्केट में निगेटिविटी थी। ओवरऑल जो मिड कैप में रैली आई थी आज से कुछ दिन पहले, वो भी थोड़ी थोड़ी फेड हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे दिख रही है, और ग्लोबल मार्केट्स की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। तो वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप नए हैं सबसे पहले इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ओवरऑल, तो ये जो मार्केट था ओवरऑल बहुत पॉजिटिव नहीं था, लेकिन गिरने जैसा मूड नहीं था। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे बाउंस जैसा आया था कि ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेकआउट करेगा, लेकिन उसके बाद अचानक से 2:15 बजे के आसपास 2:15 के आसपास पूरा कोलैप्स हो गया। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो बैंकिंग में फॉल था। HDFC बैंक, HDFC ग्रुप और कोटक में फॉल था, SBI में फॉल था, काफ़ी स्टॉक्स, मारुति में फॉल था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो स्टॉक गिर रहे थे, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स में फॉल आया था। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न था जिसने मार्केट को ड्रैग किया। और उसके बाद आप रीज़न कुछ भी निकालें, मार्केट जब ओवरबॉट होता है तो उसको रीज़न ढूंढना नहीं पड़ता। कहीं से कोई रीज़न दिखता है जो उसको लगता है जेन्युइन है तो उस पर रिएक्ट करता है, और यही हमने देखा। तो ओवरऑल जो मार्केट है वो, अगर आप सेक्टोरियल एनालिसिस देखेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे जो हैवी वेट सेक्टर है उनमें सेल ऑफ आया था, और वो रीज़न है कि मार्केट गिरा। तो फाइनेंशियल और बैंकिंग में सेल ऑफ था, मेटल में सेल ऑफ था, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर गुड्स में सेल ऑफ था। ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर था वो फार्मा और टेलीकॉम में अच्छी खासी बाइंग थी। एयरटेल अच्छा खासा जंप मारा था, आपका लुपिन है, सन फार्मा है, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग देखी गई। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हाई से इनमें सेल ऑफ आया था, मतलब हाई लेवल पे ये टिके नहीं, हाई से गिरे थे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेटको फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये सभी स्टॉक हमने बात की है रिसेंटली कुछ दिनों में, और ये सभी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूज़ भी है, इवेंट भी है, डेफिनेटली ये जो वैक्सीन रिलेटेड न्यूज़ आ रहे हैं इसके कारण फार्मा सेक्टर्स में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से फार्मा एक अच्छा सेक्टर है जिसमें आप डिफेंसिव लेके चलें। अगर आपका पैसा बनेगा नहीं तो जाएगा भी नहीं अगर यहाँ से मार्केट में डिप आता है, क्योंकि अब US इलेक्शन के कारण वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, और उसके कारण यहाँ पे आप सेल ऑफ भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन है। अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आप देखेंगे क्लियरली डॉक्टर रेड्डी जो था वो बिगेस्ट गेनर था। तो डॉक्टर रेड्डी, भारतीय एयरटेल और ये कुछ फार्मा स्टॉक्स है जिन्होंने सपोर्ट किया अपसाइड के लिए। और डाउनसाइड में आप देखेंगे तो HDFC बैंक, कोटक, इन्फोसिस, HUL, तो ये सभी स्टॉक जो थे काफ़ी दिनों से संभाल रहे थे। आप देख सकते हैं मारुति बहुत स्ट्रांग था, HDFC भी ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन ये वीक था। इसमें हमने सेल भी दिया था, काफ़ी बात की थी हमने इसके बारे में। कोटक महिंद्रा क्लियरली मैंने कहा था यहाँ से अच्छा खासा गिर सकता है। HDFC बैंक तो ऑलरेडी वीक था और उसमें सेल ऑफ भी आया। तो ओवरऑल आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में सेल ऑफ आ रहा है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण मार्केट गिरा। ओवरऑल जो ये स्टॉक रिकवर हो रहे हैं, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। और ये स्टॉक जो है सेंटिमेंटली, आप फार्मा में बाइंग देख रहे हैं, आप सेंटिमेंटली देख सकते हैं। IT ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो IT में थोड़ा बहुत सेल ऑफ आया है, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ अभी भी नहीं आया है। लेकिन स्ट्रॉन्ग पोर्शन है स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आपका IT, और वीक सेक्शन जो है आपका बैंक, और स्ट्रॉन्ग में अब फार्मा भी धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये आपको थीम लेकर चलना चाहिए आगे के लिए कि अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो बैंकिंग में है कुछ नाम जो बहुत वीक हैं, और अगर आप स्ट्रॉन्ग आप अपसाइड के लिए बाय करना चाहते हैं तो फार्मा अच्छा है। उसके बाद भारतीय एयरटेल, काफ़ी अच्छा बॉटम इसने बनाया है, अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट दिखाया इसने, तो भारतीय एयरटेल एक अच्छा बाय हो सकता है। तो ये सभी स्टॉक हैं जो पॉजिटिव की तरफ दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे नैस्डैक की बात करूँगा मैं। तो नैस्डैक में हमने बात की थी अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो में कि यहाँ से ये जो अपसाइड का यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया में कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन हमें इसमें अपसाइड को ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन हम अभी भी डाउन साइड की तरफ घूम रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि अगर इस एरिया को हमने तोड़ा तो यहाँ पे भी रुकेगा या फिर इस एरिया में रुकेगा, तो काफ़ी बड़ा डिप आ सकता है। और यहाँ से जो डिप है इसकी उम्मीद है मेरे को इलेक्शन से पहले एक बार बॉटम बनाना चाहिए 9600-700 तक में। और अगर ये एरिया, मुझे नहीं लगता ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किए, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किए, हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। और जिस तरीके से फॉल आया है ये बहुत स्टीप था। तो अगर यहाँ से मार्केट जंप करता है तो ओवरऑल यहाँ से लेके इस एरिया तक 9700 तक नैस्डैक जो है बॉटम बना सकता है। और यही हमको लेकर चलना है कि अगर वीकनेस आती है तो जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें काफ़ी अच्छा डिप देखा जा सकता है। लेकिन 9700 जब ये पहुँच जाए और अपने मार्केट में अच्छे नाम जो हैं वहाँ पर आप एक्यूमुलेशन और पोर्टफोलियो में बाइंग भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये एरिया होगा जहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स को एक इलेक्शन के पहले US के बॉटम बनाना चाहिए। नैस्डैक के कंपैरेटिव लेवल्स आप देख के इसको बाय कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डाउ जोन्स में। तो डाउ जोन्स में एक ये जो हम ट्रेंड बात कर रहे थे, बहुत दिन तक इसने होल्ड किया, इसको ब्रेक भी किया, लेकिन ये जो ब्रेकआउट था ये फॉल्स निकला और ये फॉल्स होने के बाद आपने देखा काफ़ी बड़ा फॉल भी आया है। अब हम यहाँ पे जो क्लोजिंग दे रहे हैं वो फिर सपोर्ट के पास है। याद रखिए ये जो सपोर्ट है ये बहुत दिन से होल्ड करता हुआ दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट अगर ये ब्रेक होती हुई कभी भी दिखी तो ये पूरे के पूरे जो ट्रेंड है इसका रिवर्सल होगा, और इसके ट्रेंड का रिवर्सल होगा तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 30% इसको गिव अप करना चाहिए। अगर आप देखेंगे 29,000 के आसपास हम गए हैं और जो रैली आई थी वो आई थी आपको 18,000 के आसपास से, तो ये जो पूरी रैली है ये ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की थी, तो 3000 पॉइंट का डिप आ सकता है अप्रॉक्सीमेटली, बोल रहा हूँ मैं, कोई राउंड फिगर में नहीं है। तो 3000 पॉइंट का अगर आप देखें तो ये एरिया एक अच्छा यहाँ पे लेवल हो सकता है इलेक्शन के पहले यूएस के, और यहाँ पे जब आएगा यूएस फ्यूचर, इसी तरह से नैस्डैक का लेवल 9,500 से 700 तक होना चाहिए। वहाँ पे इंडियन मार्केट के जो भी लेवल आपको मिलेंगे वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यूएस इलेक्शन के पहले अगर डिप आ गया तो मेरे हिसाब से यूएस इलेक्शन के बाद एक बड़ी रैली स्टार्ट हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है यूएस और ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए, तो इस पर नज़र रखिए और उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले निफ्टी आप देखेंगे तो पहले हम जिस पे सपोर्ट ले रहे थे आज अब उस पर रेजिस्टेंस आ चुका है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है, और यहाँ पे हमने देखा एक रेड कलर कैंडल दिख रहा है, अच्छा खासा बड़ा कैंडल है, लेकिन लो से हमने काफ़ी ऊपर क्लोज दिया है। अब इस तरह के जो भी बिहेवियर हैं ये दिखा रहे हैं कि बाइंग तो आ रही है लेकिन आप हाई नहीं तोड़ पा रहे हो। तो इस तरीके के जो बिहेवियर होते हैं वो मेरे हिसाब से एक जो बाय द डिप वाले सेंटिमेंट के आखिरी जो लोग होते हैं डरे हुए, जिनको सिर्फ बाय करना है, वो बाय कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ डिप में बाय ही करना है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो लेवल है आपका 11,420, अगर ये दोबारा ब्रेक होता है, क्योंकि अभी SGX निफ्टी मंडे के लिए नेगेटिव दिखा रहा है, अगर ये 420 का लेवल ब्रेक होता है तो अब हम दोबारा मोस्ट प्रॉब्ली 11,200 की तरफ जा रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है मंडे और ट्यूसडे की। और इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन है उसके बारे में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कोई डिस्कशंस नहीं है, कोई पीस वाले टॉक नहीं हो रहे हैं। तो इस पर आप तभी पूरी पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर वहाँ से कोई डिसीजन ना निकले, क्योंकि एक टॉक होना है कल या परसों में। अगर वो टॉक का कोई डिसीजन नहीं निकला तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट यहाँ से उस रीज़न को लेके भी एक करेक्शन दे सकता है। ओवरऑल जो ये फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, ये राइट शोल्डर दिख रहा है, हाई है, ये दिखाता है कि बुलिश माहौल है, लेकिन डेफिनेटली इसके बाद जो करेक्शन होगा तो इस एरिया तक भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं निफ्टी 50 की। मंडे के लिए अगर आप देखते हैं कोई भी बाउंस मिलता है 540 तक का तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा, और जो डिप आपको मिलता है 420 410 तक का तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। देखना पड़ेगा कि यूएस मार्केट फिर से कहीं नेगेटिव ना हो। अगर फिर से यूएस और चाइना के बीच में टेक वॉर टाइप का चल रहा है, वो इसको टिकटॉक को और वीचैट को बैन कर रहा है, चाइना भी बोला है रिटेलिएट करेगा, तो यहाँ ये रिटेलिएशन और इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ी सी भी वीकनेस दिखती है तो आपका पहला सपोर्ट है 420, यहाँ पे 380 का स्टॉप लॉस हो सकता है अच्छा खासा, अगर आप मानते हैं कि 420 सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर 380 ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको यहाँ से काफ़ी बड़ा एक सडन फॉल दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग के स्टॉप लॉस है। अब ये पॉसिबिलिटी हो गई निफ्टी 50 के बारे में। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है देखिए ऑलरेडी वीक है, लेकिन फिर भी पिटा, अच्छा खासा पिटा, 22,000 का लेवल इसने तोड़ दिया है। अब मेरे हिसाब से ये अगर इसने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है इससे मुझे लगता है एक बार ये धीरे धीरे ही करके सही 21,000 की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन उसके पहले जो पहला सपोर्ट आएगा आपका 21,500 के आसपास आएगा, दूसरा है 21,000। हम अगर एक बार बैंक निफ्टी यहाँ पहुँच जाते हैं तब तक में निफ्टी में भी डिसेंट करेक्शन आ सकता है, तो कह सकते हैं कि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना बैंक निफ्टी के जो अगले लेवल्स हैं आप देख सकते हैं 19,500 और 17,200 अगर बड़ा करेक्शन होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर हमारा बहुत कमज़ोर है। 28 को मोरेटोरियम पे डिसीजन भी आना है, मोस्ट प्रॉब्ली वो बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। मुझे लगता है तब तक में हम इस लेवल को करीब करीब टच कर लेंगे, जो ये अपना 20,900 या 21,000 के आसपास का एरिया है। उस निगेटिविटी के साथ ही मुझे लगता है ये जो निगेटिविटी बैंक निफ्टी की है ये ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने रैली नहीं दी है इतनी ज़्यादा। अगर आप निफ्टी कंपेयर करेंगे तो निफ्टी में जो रैली है आप देख सकते हैं काफ़ी आ चुकी है, तो निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा करेक्शन होना चाहिए 10,500 600 का, अगर ग्लोबल मार्केट में इलेक्शन के पहले डिप आता है। लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता इतना बड़ा डिप आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत पिटे हुए हैं अभी भी।
अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, एक और है डैक्स। तो डैक्स अभी भी बहुत नेगेटिव नहीं है, आप देख सकते हैं डैक्स अभी भी हायर लेवल पे ही है जिस तरीके से सेल ऑफ आया है यूएस मार्केट्स में। अब ये एक पॉजिटिव साइन भी है, लेकिन ये भी दिखाता है कि कहीं अगर इसमें नेगेटिविटी आई तो काफ़ी फॉल होने के लिए चांसेस हैं इसमें, तो काफ़ी नीचे तक लेवल्स इसमें खाली हैं। तो मेरे हिसाब से अगर डैक्स फिर से नेगेटिव मंडे से दिखता है, इसमें नेगेटिविटी आने लगती है, तो आप मान लीजिएगा कि फॉरेन फंड्स जो हैं वो ग्लोबली एग्जिट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ यूएस में या फिर किसी एक कंट्री में। तो अगर ग्लोबल सेलिंग आती है तो उसमें डैक्स को भी गिरना चाहिए, जो कि अभी नहीं गिर रहा है। तो हो सकता है ये कंट्री स्पेसिफिक सेलिंग हो, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे सेलिंग हो। तो अगर इस टाइप की सेलिंग आती है तो उससे पैनिक कम होता है, लेकिन अगर सब मार्केट्स में सेल ऑफ आएगा डेफिनेटली वो बड़ा पैनिक होगा। तो अगर डैक्स मेरे हिसाब से 12,980 950 का लेवल तोड़ता है तो मैं मानूंगा कि ये ग्लोबल सेल ऑफ है और फिर बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो इस पे नज़र रखिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देख लेते हैं मारुति को। तो मारुति ओवरऑल कोशिश की इसने, काफ़ी बार बार कोशिश की ऊपर जाने की, अभी भी बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि जो ये फॉल आया है इसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं 67 से लेके 6500 तक आगे आने वाले हफ्तों में, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, अगले एक हफ्ते में या 10 दिन में हम देख सकते हैं कि मारुति में एक करीब 5 to 6% का करेक्शन आ जाना चाहिए। किसी भी केस में आपका स्टॉप लॉस 7050 का होना चाहिए इस स्टॉक में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कोटक बैंक। अब ये बैंक जो जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है ये बहुत कमज़ोरी दिखा रहा है। अब मेरे हिसाब से अगर कोटक बैंक नेगेटिव है, और सेम चीज़ एचडीएफसी बैंक में भी आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक भी नेगेटिव है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बैंकिंग में कुछ तो प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि हर बात पे आप इन्हीं 2 स्टॉक्स को पीट रहे हो और मोस्ट प्रॉब्ली ये लीडर्स हैं। अगर ये गिरते हैं तो बैंक निफ्टी खतरे में रहेगा और 21,400 21,000 लेवल को टेस्ट करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद बाइंग करने में आपको कंफर्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये दोनों स्टॉक्स अभी भी नेगेटिव रहेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट में जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया इसको टेस्ट कराना चाहते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये पॉसिबिलिटी, तो आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचडीएफसी गिरा, कोटक भी गिरा, एसबीआई में भी फॉल था, मारुति जैसे स्टॉक में भी फॉल था। तो काफ़ी सारे बड़े स्टॉक गिर रहे हैं और ये दिखाता है कि जहाँ पे भी काफ़ी पैसा है वहाँ से निकल रहा है। तो मारुति में बहुत बड़ा फॉल नहीं आया, बैंकिंग सेक्टर में कोटक और एचडीएफसी में बहुत बड़ा फॉल नहीं आया, एसबीआई में ऑलरेडी अच्छा खासा बाउंस आया था। आप देख सकते हैं कोई भी बाउंस इसमें फेल हो रहा है। अभी आपने यहाँ पे जब गया था तो लोग बात करने लगे थे 215 220, मैंने कहा था ये बाउंस है लेकिन ये बहुत बड़ा बाउंस नहीं है, कई लोग 220 की बात कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से 208 एक मौका था निकलने का। इसमें आप देखिए परफेक्ट हेड है, इसमें शोल्डर बन रहा है और शोल्डर जो बन रहा है बराबर लेवल पे बन रहा है, ये कभी भी बुलिश नहीं है, ये बियरिश ही है और मोस्ट प्रॉब्ली इसके लोअर लेवल टेस्ट होने चाहिए थे, तो लोअर लेवल पे ही हैं हम। तो बहुत ज़्यादा सेल ऑफ तो नहीं दिखेगा, लेकिन 185 186 लेवल तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ सकता है। लॉन्ग टर्म वाले लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगा कि ये स्टॉक सस्ता है, क्योंकि ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता है। इससे बेटर है आप कोई और बैंक ले लीजिए, कोटक ले लीजिए, एचडीएफसी ले लीजिए, एक्सिस ले लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से एसबीआई अच्छा शेयर नहीं है अगर कोई सोचता है कि बहुत सस्ता हो गया। तो ये मेरा एनालिसिस था मार्केट के बारे में, कुछ स्टॉक्स के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए मेरे चैनल की सभी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।